गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विथ वाटर, मेटल का। उम्मीद है आप लोग नॉन मेटल का याद रखे हो कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिन्हें वाटर में प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है बचाने के लिए, बाकी चीज़ों से उनका रिएक्शन ना हो इसके लिए। फर्दर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों को जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड। एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है ये हम लोग देखेंगे। तो metals reacts with acid to form metal salts and liberates हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता क्या है, मेटल का सॉल्ट बनाता है और निकलता क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, हम लोग बोल सकते हैं। रिएक्शंस देखते हैं। मेटल लिए हैं आयरन Fe, उसको रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है FeCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन क्लोराइड। और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, आपको सबका स्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा। Fe जो कि हमारा आयरन है वो सॉलिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक्वस है, मतलब कि पानी में किसी भी सॉलिड के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस। वाटर में कोई चीज मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। फिर से FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड जो है वो एक्वस है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो हमारा रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। आयरन क्लोराइड, आई होप सो सोडियम क्लोराइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सोडियम क्लोराइड नमक होता है। तो कोई भी चीज का सॉल्यूशन क्लोराइड बने, सल्फाइड बने, सल्फेट बने, तो ये सारा सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड वैसा सॉल्यूशन, वैसा प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नमक इन आवर हाउस, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो FeCl2 बन रहा है ये केमिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, हम लोग अपने घरों में इसको यूज नहीं करते। एक और रिएक्शन है, देखते हैं। जिंक एक मेटल है, उसका सिंबल होता है Zn। Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्ट कराया। सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड ही है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, बना ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जिंक सल्फेट भी क्या है, मेटल का सॉल्ट है। मेटल Zn का सॉल्ट बोलेंगे हम लोग, और यहाँ पे आयरन का क्लोराइड के साथ सॉल्ट। जो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। होप सो कि आपको हम हाइड्रोजन गैस को पकड़ने का एक प्रॉपर्टी बताए थे कि हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा और अगर उसके सामने हम लोग बर्निंग स्प्रिंटर या माचिस ले जाएं तो वो पॉप साउंड के साथ जल जाता है। तो ये हमेशा ये पॉप साउंड के साथ जलना ये हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ जलता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में पॉप साउंड के साथ कौन सा गैस जलता है ये लिखना पड़े तो कोई उसमें दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आप हाइड्रोजन गैस वहां पे लिख सकते हो। अब हम लोग मेटल के साथ एसिड्स का रिएक्शन देख लिए, देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। नॉन मतलब साफ है कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक स्टार मार्क के साथ एक कुछ आपको पढ़ना है वो पढ़ लो। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब कि आपको पता होगा कि एसिड हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो नुकसानदायक होता है हमारे लिए। वो हमारे बॉडी, हमारे स्किन को जलाने का कैपेसिटी रखता है। तो ये जो नॉर्मल डाइल्यूट जो थोड़ा पतला होता है उससे शायद नुकसान थोड़ा कम हो, लेकिन जो हॉट कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं
वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर हम उसे अपनी उंगली से टच कर ले तो हमारे उंगली में ये स्किन जो है यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो कुछ एक नॉन मेटल्स सल्फर और फास्फोरस हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दे डोंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लेकिन इनसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस बहुत स्पेशल केसेस में किए जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के अंडर। नॉर्मल केसेस में ऐसे रिएक्शंस नहीं किए जाते। तो अगर आप लोग कभी लैब में जाके अगर कोई रिएक्शन करने का आपको मौका मिले तो आपके लिए फोरमोस्ट प्रिकॉशन ये होगा कि आप केमिकल्स को अच्छे से हैंडल करो, प्लस कोई भी एसिड को आपको अपने हाथों से नहीं छूना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। अब हमारा जो रिएक्शंस था जितनी भी चीजों के साथ वो खत्म हो चुका है। हमें बस 3 चीज के साथ रिएक्शन पढ़ना था। एक था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा था रिएक्शन विथ वाटर और तीसरा था रिएक्शन विथ एसिड। तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। बेसिकली सारा कुछ मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसा चीज है जो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि किस नेचर का होता है। होप सो आप लोग ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस किस लिमिट तक किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन बना सकता है, फॉर्म कर सकता है कंपाउंड्स, उसे हम उस कंपाउंड का या उस एलिमेंट का रिएक्टिविटी बोल सकते हैं। जो जितना ज्यादा कंपाउंड बना सकता है उस वो एलिमेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो जितना कम कंपाउंड बनाएगा, जितना कम रिएक्शन शो करेगा, वो उतना कम रिएक्टिव होगा। देखते हैं डेफिनेशन रिएक्टिविटी का। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड्स। एक एलिमेंट का ऐसा टेंडेंसी जो और भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। मतलब किसी भी एलिमेंट का वो टेंडेंसी जो दूसरे सब्सटेंसेस का के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सके, उसे हम बोलेंगे रिएक्टिविटी। अब उसी से रिलेटेड एक सीरीज आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में क्या है? द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल्स जो हैं अपने कम होने के प्रॉपर्टी पे, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होते चला जाता है, उसको उस तरीके से अरेंज कर दिया गया है। मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर और जो सबसे कम है वो सबसे नीचे। इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को अरेंज किया गया है ताकि हमें पता चले कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। चलिए, ये है हमारा सीरीज, आपको सामने दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा मोस्ट रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? पोटाशियम। हमेशा आपको इससे सवाल पूछा जाएगा कि नेम द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, या सेकंड मोस्ट, पहला या दूसरा, और नीचे से भी पहला और दूसरा हमें याद रखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटाशियम। उसके बाद कौन सा है? सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम का सिंबल है K। अब लीस्ट रिएक्टिव पे आते हैं। तो सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम, और उससे कम होता है गोल्ड, उससे कम होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, वैसे वैसे कर करके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चला जाता है। तो ये जो पूरा सीरीज है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक। कार्बन आप देखिए कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर पे आपको कार्बन आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स एज यूजुअल सजा दिए गए हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो, ऊपर का और नीचे का तो याद भी कर लोगे आप लोग, लेकिन बीच का नहीं याद रहेगा। तो एक ट्रिक दिया गया है जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो। यहाँ आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे नीचे में गोल्ड दिया है लेकिन इधर तो प्लैटिनम दिया है। एक आध हम लोगों को पहले ही से याद रहता है, जैसे लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा? प्लैटिनम, तो ये पहले ही से याद है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और आप लोगों के लिए ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग याद कर सको। क्या ट्रिक है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर ये आप एक सेंटेंस है, इसको याद कर लो,
तो सबका फर्स्ट लेटर से एक एक एलिमेंट होता है। प्लीज का पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम। तो फिर से हम लोग वो स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। अगर 3-4 बार आप अपने घर में ये चिल्ला चिल्ला के बोल लो तो मोस्ट प्रोबेबली याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर ये आप याद कर लो तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आसानी से शायद याद हो सकता है। बट ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वी कैन से है पोटाशियम, और लीस्ट रिएक्टिव है प्लैटिनम। आगे बढ़ते हैं। ओके सो आप लोग बोलोगे कि ये बीच में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने का कोई हमें फायदा? यस ऑफ कोर्स है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे को उसके जगह से हटा के उसके जगह पर वो अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो इसी रिएक्टिविटी सीरीज से गवर्न होता है। इसी रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को रिमूव करके उसका जगह ले सकता है। तो वहां पे ये पता चलता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव, मान लो कोई 2 एलिमेंट यूज हुआ है, कोई तो कम रिएक्टिव होगा। तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पे ये रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलॉयज। देखते हैं एलॉयज में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए अलॉय हम लोग बोलते किसको हैं? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. alloy एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। होमोजीनियस शब्द का शायद आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जो एक टाइप का, मतलब कि आप उसमें भेदभाव ऐसा वो दोनों मिला होगा कि देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ है। जैसे हम लोग दूध और पानी को मिलाते हैं तो दूध और पानी के मिक्सचर में हमें नहीं पता चलता कि दूध कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन अगर यही हम लोग तेल और पानी को मिला दें तो आप लोग देखोगे कि तेल जो है पानी के ऊपर अपना लेयर बना लेता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस, जिसमें दोनों लेयर अलग अलग दिखे, दोनों सब्सटेंस अलग अलग दिखे। लेकिन वैसा मिक्सचर जिसमें दोनों सब्सटेंस अलग अलग नहीं दिखता, एक जैसा ही दोनों हो जाता है, वैसे मिक्सचर्स को जो कंप्लीटली मिक्स कर जाता है एक दूसरे के साथ, हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो अलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किन चीजों का? 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। 2 या 2 से अधिक मेटल्स का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। हम लोग मेटल को मेटल से मिला के भी अलॉय बना सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से भी मिला के अलॉय बना सकते हैं। अब वो हमारे जरूरत के अनुसार है कि हमें किसका अलॉय बनाना है और कौन से पर्पस के लिए बनाना है। अब हम लोग जो टेबल पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलॉय का नाम, नेम ऑफ द अलॉय, मेड फ्रॉम, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, और यूज्ड फॉर मेकिंग, कौन कौन से पर्पसेस में यूज होता है, क्या क्या बनाने में यूज होता है। ये टेबल आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी ना किसी अलॉय का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए पूछा जाएगा कि स्टेनलेस स्टील कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। तो ये पूरा टेबल आपको याद कर लेना है, रट रट जाना है, वी कैन से रट जाइएगा अभी से ही। अभी आप लोग घर में ही हो तो आसानी से चीजों को याद भी कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं चीजों को, जैसे अब मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी चैप्टर, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी चीजों के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, अभी से आप कोशिश कीजिए कि चीजों को याद कर लीजिए, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने का सफिशियंट टाइम मिले। लास्ट में याद करने से क्या होता है कि लास्ट में अगर हम याद ही करेंगे तो हमें रिवाइज करने का टाइम उतना नहीं मिल पाता, हम प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाते। तो हर एक बच्चा इतना अभी से ही कंप्लीट कर लेगा कि आपको जब भी स्कूल खुले, रिवीजन होने लगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसके साथ आसानी से कवर अप कर सको, दोबारा ये सारी चीजें पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। और जब हम लोग चैप्टर के थ्रू जाएंगे तो आप लोग आसानी से चीजों को पढ़ पाइएगा कि हाँ ये तो हमारा पढ़ाई हो चुका है, हमारा नोट्स बना हुआ है, ये सारी चीजें आराम से आपकी हो सके। तो आप लोग देखिए यूजेस ऑफ सम वेल नोन अलॉयज।
नेम ऑफ द अलॉय, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे स्टील। स्टील जो हम लोग यूज करते हैं वो भी एक अलॉय है। किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? आयरन से और कार्बन से। ठीक है, स्टील किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? आयरन के और कार्बन के कॉम्बिनेशन से। किन किन चीजों में यूज होता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स बनते हैं, मशीन के पार्ट्स बनते हैं, और भी हमें पता है कि हमारे जो बर्तन है मेनली स्टील्स के ही होते हैं। तो मतलब कि हमारे कुकिंग फूड में भी जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि मेकिंग यूटेंसिल्स, उसके लिए भी स्टील यूज होता है। तो इन सारी चीजों में स्टील का यूज आता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील। किन किन चीजों से मिलकर बनता है? आयरन से, क्रोमियम से और निकल से। किन किन चीजों में यूज होता है? कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बनाने में, और सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स, ऑपरेशंस में जो छोटे छोटे सर्जिकल औजार यूज होते हैं जिनसे ऑपरेशन को किया जाता है, उन छोटे छोटे औजारों को इस स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। तीसरा है हमारा ब्रास। ब्रास किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? कॉपर से और जिंक से। यूज कहाँ कहाँ होता है? इससे भी यूटेंसिल्स बनता है। ब्रास का तांबा, ब्रास किसको बोलते हैं? तांबा को। तांबा का बर्तन हम लोग बोलते हैं, उसमें पानी वानी पीने से या खाना खाने से इंसान स्वस्थ रहता है, तो उससे भी यूटेंसिल्स बनता है। डेकोरेटिव स्टैचूज, आप लोग देखते हो कि तांबे का बड़ा बड़ा स्टैचू बनता है जो शोपीस के रूप में घरों में रखा जाता है। नट्स एंड वोल्ट्स, मशीन में यूज होने वाले नट और वोल्ट भी इस तांबा ब्रास से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ब्रोंज। ब्रोंज किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कॉपर से और टिन से। इसका क्या क्या यूज होता है? कुकिंग यूटेंसिल्स इससे भी बनते हैं, कॉइन सिक्के बनते हैं इससे, मेडल्स बनते हैं इससे, और स्टैचूज बनते हैं। नेक्स्ट हमारा एलॉय है जर्मन सिल्वर। किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कॉपर, जिंक और निकल। इससे क्या क्या बनता है? टेबल वेयर, मतलब कि टेबल पे जो चांदी के बर्तन सजाने वाले होते हैं या शोपीसेस जो होते हैं, टेबल पे रखने वाले शोपीसेस, वो इससे जर्मन सिल्वर से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूराल्यूमिन। किन की चीजों से मिलकर बनता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इससे कौन कौन सी चीजें? ड्यूराल्यूमिन एक प्रॉपर्टी है इसका कि काफी हल्का होता है, काफी हल्का एलॉय है। इस वजह से एयरक्राफ्ट का बॉडी, जो एरोप्लेन है उसके बॉडीज इससे बनाए जाते हैं, और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्निको। अल्निको कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है? एल्युमिनियम से, निकल से और कोबाल्ट से। इससे बनते क्या है? मैग्नेट्स, मैग्नेट्स बनाए जाते हैं इससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यूज है, और भी यूजेस है। हमें कुछ एक यूज पढ़ना है ताकि हम लोगों को पूछा जाए तो हम आसानी से बता सके, ज्यादा पढ़ लेने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गन मेटल। गन मेटल कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? तो कॉपर से, टिन से और जिंक से। यूज कहाँ होता है? गन बैरल्स, बंदूकों में जो छल्ले यूज होते हैं उसका बैरल जो होता है वो इन्हीं गन मेटल से बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बारूद। पटाखे में भी यूज होता है नॉर्मली। ये आपका पूरा एलॉय, उसके कॉम्बिनेशंस और उसके यूजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमें 3 टॉपिक या 4 टॉपिक वी कैन से और पढ़ना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाकी मेटल्स का यूज, नॉन मेटल्स का यूज। इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद हम लोग सबसे पहले समझेंगे सिलेबस को, कि सिलेबस कितना है और आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये समझ लेंगे तो हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किसको पहले पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है। इसके बाद सिलेबस समझेंगे हम लोग, एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। होप सो कि आप सबके पास बुक होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग सब लिख दीजिएगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आंसर के साथ डील करके चैप्टर को कंप्लीट कर दें। अगर किसी के पास बुक नहीं होगा तो प्लीज बताइएगा, ताकि हम क्वेश्चंस भी साथ साथ आपको होमवर्क में दे सकेंगे। नहीं तो आप बच्चे कर नहीं पाओगे और फिर साथ में आंसर्स हो जाएगा तो आपको कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए जितनी भी चीजें पढ़ाई हो रही है, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो उसे अभी ही क्लियर कर लेने का। इंतजार नहीं करना है हमें किसी दिन का या किसी मुहूर्त का कि वो आएगा तब हम लोग जाएंगे और पूछेंगे।
जो भी छोटी से छोटी कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी और के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए वो कंफ्यूजन ही है। उस कंफ्यूजन को अभी क्लियर कीजिए, क्लियर करके हर कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।